हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे यू के ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट के लिए। भाई यू के ट्रिपल एस सी जो लैब असिस्टेंट आपका होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज़ कर दिया गया है। सेट नंबर हम 6 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस अगर आपने सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट्स की एक सीरीज़ चल रही है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को बिना किसी देरी के। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना भाई शिक्षा फॉर नौकरी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़े चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स के क्वेश्चन को, तो ज़रा ध्यान से देखना। आज क्वेश्चंस के लेवल को मैंने इंक्रीज़ किया है, 11-12 से ज़्यादा क्वेश्चन को डाला है एज़ पर टू योर सिलेबस। तो ये इसी तरीके के पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा इजी क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले, आपको लेवल जो है इंक्रीज़ करके मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का विमीय सूत्र क्या होता है। भाई इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या चीज़ क्या होती है। कि विमीय सूत्र को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ना, उसको हम विमीय सूत्र बोलते हैं। बात क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आप परेशान ना हो जो भी इंग्लिश वाले हैं, काफ़ी कुछ आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, और उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M-2A-1, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते। यहाँ सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आई इंटू एल। अब आपको पता है फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास ML-T-2, और आई यहाँ पर ए इंटू एल क्या है, लेंथ है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा हमारे पास M-T⁻², A⁻−1, क्योंकि L क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और एक पॉजिटिव हमारे पास है तो L हमारा 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा आएगा ए के लिए, सबसे राइट आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, M⁻², A⁻−1। ये निकल के आया हमारे पास विमीय सूत्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे भी आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों की हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक लंबे सीधे तार में धारा बह रही है, तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बी का बिंदु की तार से दूरी आर के बीच का ग्राफ क्या होगा, ये आपको बताना है। सीधी सी बात है भाई, एक सीधे लंबे तार में कोई भी एक वायर है, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो तार में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड बी तथा इसके बीच पे बिंदु तथा तार से आर की दूरी के बीच में वक्र क्या होगा। भाई आई इसमें धारा है, बी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और आर दूरी पर इसका ग्राफ क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ग्राफ दे रखे हैं, तो कौन सा सही ग्राफ होगा। तो देखो आपको रिलेशन पता होगा मैग्नेटिक फील्ड बी और आर के बीच में, तभी आप इन ग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा करेक्ट ग्राफ है। तो देखो राइट आंसर होता है, जो फॉर्मूला होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, दूरी के। तो आप यहाँ से ग्राफ इजीली पता लगा सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो आर डिस्टेंस कम होगी, यानी कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा आपको ग्राफ देखना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ क्या है, बी और आर के बीच में जो ग्राफ बढ़ रहा है, अगर मैं आर का मान बढ़ाता हूँ, इस ग्राफ का आर का मान बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, बी की वैल्यू आपकी घटती चली जाएगी। देखो इस वाले एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या है बी, आर एक्स एक्सिस पे क्या है आर। तो आर की वैल्यू इधर इंक्रीज़ हो रही है, बी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और अगर हम बी की वैल्यू इधर ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये देखिए जितना ऊपर जाएगा उतनी आर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर है। ये ग्राफ बनेगा आपका बी और आर के बीच में, जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। किसकी वजह से आएगा, क्योंकि बी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अनंत लंबाई क्या है, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी लेंथ है। इन्फिनिटी लेंथ का हमारा एक सीधा तार है, स्ट्रेट वायर है, उसमें 1 एम्पियर की
1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, प्रभावित हो रहा है। इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मतलब एक वायर रखा है जिसकी लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। 1 मीटर दूर जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बस सिंपल, अगर आपको फॉर्मूले देखो, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r, पर ये होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। आपको क्या बोला है कि 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 1। I की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, I की वैल्यू भी आपको 1 एम्पियर दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट है ये। 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन r की वैल्यू 1, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इसका मान जो होता है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 7, तो वैल्यू निकल के आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला हो गई आपकी यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए भाई, दो समांतर चालकों, अब दो समांतर यानी कि दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, चालक यानी कि कंडक्टर्स हैं ए एंड बी, जिसमें जो करंट फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। दो कंडक्टर्स हैं, सपोज ए कंडक्टर और हमारे पास बी कंडक्टर, इसमें इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। चालक बी में धारा का जो एम्पियर है, बी में जो आई की वैल्यू है वो कितनी है, 10 एम्पियर है। ठीक है भाई, यदि दोनों चालकों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यदि चालक बी से दाईं ओर 5 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए तो चालक ए में धारा क्या होगी। देखो अब ये सारी फिगर आपके सामने है। ये चालक कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। कंडक्टर ए में और बी में जो है क्या हो रही है, धारा प्रभावित हो रही है। बी में कितनी है, 10 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है बीच की, 10 सेंटीमीटर है। अब पॉइंट पी पर बोला जा रहा है, कंडक्टर बी से पॉइंट पी पर कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई अगर 5 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाए, बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो कंडक्टर ए में धारा कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। बात क्लियर हो गई भाई। तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r, ये फॉर्मूला लगाना है दोनों कंडक्टर्स के लिए। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जब 5 सेंटीमीटर r की वैल्यू जब आप क्या डालेंगे, 0.05 सेंटीमीटर डालेंगे, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या निकालना है आपको क्या निकालना, कंडक्टर ए पर आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 30 एम्पियर निकल के आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिस नहीं करने, प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन आपके आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। कौन सा कथन सत्य है भाई, देखो हिंदी में सारी चीज़ें दी गई हैं, इंग्लिश में सब चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश में इतना टफ नहीं लगेगा आपको, इंग्लिश वालों को टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी इंग्लिश से ही हूँ और इजी लैंग्वेज मैंने यहाँ पर पिक करी है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, स्टेटमेंट ए बोलता है हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा यानी कि जो आपकी आयनिक एनर्जी होती है जो क्षार धातुओं से के बराबर होती है। क्षार धातु क्या है, जितने भी मेटल, बेसिक मेटल हैं हमारे, जो बेसिक मेटल हैं उससे उसके बराबर होती है हाइड्रोजन के जो आयन्स होते हैं उनकी एनर्जी। बी बोलता है H नेगेटिव आयन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के समान होती है। सी बोलता है H नेगेटिव आयन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और H नेगेटिव आयन एनोड पर मुक्त नहीं होते, यानी कि H प्लस आयन जो है जो एनोड पर फ्री, मुक्त का मतलब फ्री नहीं होते। तो मैंने इंग्लिश में भी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो राइट आंसर आपको पिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो राइट आंसर जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए H माइनस आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है भाई वो क्या है, -1 है। तो स्टेटमेंट नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 6। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया H2O2 अपचायक की तरह कार्य करता है, कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है। ठीक है भाई, अब आपको रिएक्शन बतानी है इसमें। तो राइट आंसर है हमारे पास डी इज़ द राइट आंसर। अब डी क्या है यहाँ पर, Ag2O प्लस H2O2, तो यहाँ कितना आ गया 2Ag प्लस H2O प्लस O। तो
तो ये जो है अब चाहे H2O2 में रिडक्शन का काम करेगा इस रिएक्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7 क्वेश्चन आ गया, यहाँ 3 लिखा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा 7th है। वह धातु जो अम्ल के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देती है। क्लियर हो रही है बात? आपको ऐसा मेटल बताना है जो एसिड के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन देता है। क्या है? Fe है, Zn है, Cu है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है हमारे पास Zn। तो देखो जो Zn है वो क्या करेगा, एसिड के साथ क्रिया करके, सपोज Zn प्लस 2HCl, HCl आपको पता है क्या है, अम्ल है यानी कि एसिड है, इसके साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या देगा, ZnCl2 प्लस H2, क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने कर हाइड्रोजन देगा, यानी कि H2 हमारे पास रिलीज हो गई, Zn की हमने अभिक्रिया करी। तो दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हैं हम, Zn को अगर हम NaOH के साथ में अभिक्रिया करेंगे, यहाँ तो हमारे पास क्या था, एसिड था, अगर हम बेस के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2ZnO2, और यहाँ पर भी H2 रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये NaOH के साथ में अभिक्रिया हो गई, इनकी बेसिक के साथ में हो गई। यहाँ हम किसके बात कर रहे थे, यहाँ हम अम्ल से बात कर रहे थे, अम्ल से भी हम रिलीज करेंगे 2HCl के साथ में, ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्लार्क विधि द्वारा जल को मृदु करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो क्लार्क मेथड होता है उसके द्वारा जब हम वाटर को सॉफ्ट करने की जो एक विधि होती है, उसमें से हार्डनेस निकालने की जो विधि होती है, एक मेथड है क्लार्क मेथड, तो उसमें मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि क्या चीज़ प्रयुक्त होती है क्लार्क विधि में वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाश फिटकरी, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसके द्वारा क्लार्क विधि में वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। अब निम्न में से कौन सा यौगिक परऑक्साइड है, आपको ये बताना है, नीचे दिए गए कंपाउंड में से कौन सा परऑक्साइड है, K2O2, BaO2 या MnO2 या फिर NO2। तो राइट आंसर है यहाँ पर BaO2 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है यहाँ 17 दिखा रहा है आपको, बट इट्स क्वेश्चन नंबर 9, BaO2 जो है बी इज़ द राइट आंसर, एक परऑक्साइड यौगिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आंसर आता है BaO2 में 20% ठंडे जलीय विलयन में H2SO4 डालने पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। इनकी BaO2 के 20% जलीय विलयन में, कैसे ठंडे सॉल्यूशन में, ठंडे वाटर सॉल्यूशन में अगर हम H2SO4 डाल देते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमारा रिलीज़ होगा, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास H2O2 हमारे पास बनेगा। BaO2 में अगर हम BaO2 के 20%, भाई इसका कोई सॉल्यूशन है, उसका हमने 20% कोल्ड सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या डाल दिया है, H2SO4 डाल दिया है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। बात क्लियर हो गई भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन बायोलॉजी से। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आज चेंज किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र सूक्ष्म अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए आवश्यक है। इंग्लिश में बता देता हूँ कि जब हाई इंटेंसिटी का लाइट होती है और ड्राई एयर होती है, तो उस अवस्था में जो पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्लोज करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कैसा वातावरण है, तीव्र सूर्य यानी कि हाई इंटेंसिटी लाइट पड़ रही है इन लीव्स पर, और दूसरा ड्राई है एटमॉस्फेयर, तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी जिससे कि ये जो लीव्स हैं इससे वाष्पोत्सर्जन ना हो, ये लीव्स के जो पॉइंट्स हैं, जो रंध्र हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये क्लोज हो जाएं। तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, K+ आयन का बाहर आना, H+ आयन की हानि, एब्सिक अम्ल का बढ़ना या फिर इथाइलिन अम्ल का बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर है यहाँ पर अगर K+ अम्ल का बाहर आना। इनको बंद करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, जो K+ आयन है वो अगर बाहर निकलेंगे लीव्स में से, तो तब ये जितने भी हमारे रंध्र हैं या छिद्र हैं या पॉइंट्स हैं, ये क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि में सर्वोत्तम होती है। भाई ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। चिकनी मिट्टी,
कि आपको ये बताना है कि सॉइल, कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा यूज़फुल है एग्रीकल्चर के लिए। चिकनी मिट्टी, सिल्ट यानी कि सिल्ट सॉइल आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, लोमी सॉइल सबसे अच्छी होगी, सिल्ट या चिकनी मिट्टी के साथ दोमट मिट्टी का मिश्रण, या फिर दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है भाई, जो दो सॉइल्स को, दो टाइप्स की सॉइल को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कि भाई चिकनी मिट्टी क्या होती है, एक तरीके से क्ले को हम क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं। सिल्ट हो गई आपकी, तो क्ले और सिल्ट को अगर हम मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाएगी, दोमट मिट्टी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिकतम होती है? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस सबसे फास्ट होती है? कैम प्लांट्स हैं, या फिर C3 प्लांट्स हैं, या C4 प्लांट्स हैं, या ऑप्शन डी कहता है बी और सी दोनों हैं। भाई ये क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कैम पौधे और C3 C4 पौधे क्या होते हैं। इसमें आपको बताना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में सबसे ज़्यादा होती है, कौन से प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। भाई जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें इवेपोरेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस तेज़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 का टॉपिक भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रंध्रों के खुलने में बंद होने से सम्मिलित एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहले हमने पूछा था जो लीव्स होती है, लीव्स में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको क्लोज करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ये आया था हमारे पास K+ आयन की। यहाँ पूछा है इन रंध्रों को खुलने और बंद होने के लिए कि कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए RuBP कार्बोक्सिलिक, PEP कार्बोक्सिलेस, C पायरुविक, या ऑप्शन नंबर डी अल्फा एमाइलेज। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर बी, PEP कार्बोक्सिलेज जो होते हैं एंजाइम्स, इनकी आवश्यकता होती है जो लीव्स में पॉइंट्स होते हैं उनको खोलने के लिए और बंद करने के लिए। तो ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था। पीछे आपसे पूछा गया था कि किस चीज़ की आवश्यकता होगी इनको बंद करने के लिए, तो वो था हमारे पास K+ आयन। तो इनको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। साइटोकाइनिन सहायक होता है, किस चीज़ में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में, कोशिका के दीर्घीकरण में प्रयुक्त होता है, या शीर्ष प्रभाविता में होता है, या इनमें से सभी? आपको बताना है साइटोकाइनिन किस चीज़ में हेल्पफुल होता है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैं कमेंट में इसका आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन को मैं कई बार प्रीवियस अपने सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आंसर मैंने क्वेश्चन रिलेट कराया है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न में होता है, कोशिका के दीर्घीकरण यानी कि सेल को एनलार्ज करने में होता है, शीर्ष प्रभाविता यानी कि जो हेड होता है उसको, शीर्ष यानी कि जो पॉइंट हेड होता है उसको, उसमें उसको प्रभावित करने के लिए होता है। ये इन सारे के सारे में साइटोकाइनिन का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अगेन, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में सहायक आयन कौन सा है? तो ये तो आप आसान से बता सकते हैं, इसका हो गया आयन। अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी K+ आयन है, और अगर आपसे एंजाइम अगर पूछा जाता है तो PEP एंजाइम होता है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, लेवल भी अच्छा लगा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मैंने तीनों के 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए होंगे। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में लैब असिस्टेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।